बेटा आपके पास दो लोग हैं, एक आपके पास डेबी है और एक आपके पास एमा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ येन को कन्वर्ट कराया डॉलर्स को। नहीं, डॉलर्स कन्वर्ट कराए उन्होंने येन में, ठीक है ना। रेट ऑफ एक्सचेंज था कि $81 बराबर है आपके पास एक येन के। एमा ने चेंज कराया, उसको मिला कि $82 है एक येन के बराबर। एमा रिसीव थ्री fewer देन डेबी। सबसे पहले इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि एमा को कितना मिला, डेबी से तीन कम। इसका मतलब अगर डेबी को 10 मिले तो एमा को 7 मिले। अगर डेबी को 50 मिले तो एमा को 47 मिले। तो डेबी से तीन कम ये मिले एमा को। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आई है। अब हमें निकालना है कि भाई एमा को मिले कितने होंगे, डेबी को मिले कितने होंगे। तो डेबी की अगर हम कन्वर्जन रेट देखें तो $81 एक येन के बराबर है। $81 बराबर है 1 येन के। और उसने डॉलर्स कन्वर्ट कराया येन में। तो कितने डॉलर उसके पास होंगे भाई, कन्वर्जन रेट के हिसाब से क्या होगा। तो ये आएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय 81। जितने भी डॉलर्स होंगे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन 81 हो जाएगा। आप चाहे वो आपके पास 100 है, 200 है, $300 है, जितने भी डॉलर्स होंगे। इसी तरह अगर आप एमा को देखोगे तो एमा का जो रेट आ रहा होगा दैट इज x अपॉन 82। दोनों का x क्यों लिया, क्योंकि उसने आपको बताया है कि एमा चेंज द सेम नंबर ऑफ डॉलर्स इनटू यूरोस। दोनों ने एक ही अमाउंट ऑफ डॉलर कन्वर्ट किया है। अगर डेबी ने $100 कन्वर्ट कराए थे तो एमा ने भी $100 ही कन्वर्ट कराए थे। तो अगर डेबी का x डॉलर्स था तो एमा का भी x डॉलर्स था। ठीक है, ये दोनों के हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर्स आ गए। अब हम इन दोनों के कन्वर्जन फैक्टर्स को, जो हमने इक्वेशन बनाई थी इस लाइन को पढ़ के, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा एमा के कितने थे x अपॉन 82, डेबी के कितने थे x अपॉन 81 माइनस 3। ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा x ओवर 81 माइनस x ओवर 82 इक्वल्स टू 3। कि कैसे किया भाई, -3 यहां पर आके +3 हो गया और ये वाला प्लस वाला फैक्टर वहां जाके माइनस हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 81 और 82 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 82x माइनस 81x इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 81 टाइम्स 82 इक्वल्स टू x। आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 81 टाइम्स 82 टाइम्स 3। वन नाइन नाइन टू सिक्स। ये हमारे पास आ रहा है एक्स का आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इतना अमाउंट कन्वर्ट कराया था। ठीक है बेटा, तो ये हुई है आपकी आज की पहली क्वेरी। सेकंड आपने कहा 63 का बी हो गया 66 B2। 66 B2, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप लोगों ने, बाकी लोगों ने किया हुआ भाई। 66 B2। Adil catches the 932 from A town to D town. How long does his journey take? 932 A town से D town। ये आपका A town है और ये आपका D town है। अगर वो 932 से ले रहा है, बस है, तो वो पहुंचेगा कब, वो पहुंचेगा 10:05 पर। आपको ये बताना है कि इसमें जो है आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आप घर से रवाना हुए 8 बजे और आप पहुंच गए 9:30 बजे, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम 1.5 घंटा हो गया। इस तरह अगर वो निकलता है 932 और पहुंचता है 10:05, तो उसका ड्यूरेशन टाइम कितना होगा। तो 932 में हमें अच्छा, मैं इसको ऐसे करवाता हूँ, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट अप्रोच से करते हैं, मेरा थोड़ा डिफरेंट सा होता है। मैं आपसे कहूं कि यार पहले मैं 32 को देखूं भाई, इसको मैं होल नंबर में लेके जाऊं,
तो 32 में अगर मैं 8 मिनट ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:40। हो गया। अब 9:40 से लेके 10:05 ये कितने मिनट हुए? 9:40 से 10:05 हुए आपके पास, ये जो ड्यूरेशन मेरे पास आई है इसके बीच की ड्यूरेशन हो गई 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स ये और 8 मिनट्स ये वाले, टोटल हो गया हमारे पास 33 मिनट्स। तो ये मेरा तरीका है टाइम को ऐड करने का, आपका कोई और तरीका है, लॉजिकल तरीका है, उसको फॉलो करें आप, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, होल नंबर लेके जाता हूँ। तो ये आंसर आ गया 33 मिनट्स, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपकी क्वेरी है 76 का बी। 76 कहाँ है भाई? 76 का बी, ये सवाल आपका है। Hendrik travels by plane from London to Bangkok. When it is 4 local time in London, it is 10 local time in Bangkok. ठीक है। जब लंदन में 4 बज रहे हैं उस वक्त बैंकॉक में 6 बज रहे हैं। और कीप इन माइंड कि सुबह के 4 और सुबह के 10 की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकॉक जो है वो 6 घंटे आगे है लंदन से। द फ्लाइट टेक्स 11 hours 15 minutes. If he leaves London at 21:50, what is the local time in Bangkok when he arrives? लंदन में उसने लोकल टाइम क्या हो रहा था 21:50, अब ये रात के 21:50 हो रहे हैं। 12 6 18 19 20 21, इसका मतलब है 9:50 PM। 9:50 PM को उसने एक फ्लाइट ली है, कहाँ जाने के लिए भाई? बैंकॉक। आपको ये बताना है कि जब वो बैंकॉक पहुंचा उस वक्त वहां टाइम क्या हो रहा था। अब इसके बड़ा सिंपल सा काम मैं ये करता हूँ। ठीक है, ये जो टाइम है ये हमारे पास लंदन का टाइम है, ठीक है। हमें बताना है बैंकॉक के टाइम के हिसाब से, तो मैं इस टाइम को ही कन्वर्ट कर लूंगा बैंकॉक के टाइम में। बैंकॉक क्या था? बैंकॉक 6 घंटे आगे था, क्योंकि जब लंदन में 4 बज रहे थे उस वक्त बैंकॉक में 10 बज रहे थे। तो इस टाइम में आप 6 आवर्स ऐड कर लो। तो अगर रात के 9:50 हो रहे हैं और आप 6 घंटे ऐड कर रहे हो, 10:50 11:50 12 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे 4:50 हो रहे थे तो वहां पर 4:50 AM हो रहा होगा, क्योंकि बैंकॉक 6 घंटे आगे था। बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है बेटा, बैंकॉक हमारा 6 घंटे आगे था। अब 9:50 से लेके 6 घंटे, हाँ 3:50 होगा, सही कह रहे हैं। 9:50 से लेके 6 घंटे लगाया तो ये आएगा 3:50। अब आपने ये जो टाइम आया आपका, ये टाइम आ गया आपका बैंकॉक का, ठीक है ना। बैंकॉक के हिसाब से ये वो टाइम तरफ डिपार्ट हो रहा है। अब फ्लाइट ने कितना लिया? फ्लाइट ने लिया 11 घंटे 15 मिनट। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 11 घंटे 15 मिनट। तो 50 में अगर मैं 15 को ऐड करूं इट बिकम्स 65। 11 में 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 14। लेकिन टाइम में तो हमारा जो मिनट होता है वो 60 पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 60 मिनट्स यहां ट्रांसफर होंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 और ये बच जाएगा सिर्फ 5। तो जब वो बैंकॉक पहुंचेगा वहां पर टाइम हो रहा होगा 15:05। ये आंसर है आपका पहले पार्ट का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट। On his return journey, Hendrik leaves Bangkok at 7:45 and arrives back in London on the same day at 13:40. How long was his return flight? अब बैंकॉक में टाइम हो रहा है 07:45। देखिए अगर बैंकॉक में 07 हो रहा है 45 हो रहा है, उस वक्त लंदन में टाइम क्या हो रहा है? अब आपको टाइम कन्वर्जन के बारे में बताया कि भाई बैंकॉक 6 घंटे आगे है। तो अगर बैंकॉक में सुबह के 7:45 हो रहे हैं तो ये 6 घंटे आगे, आप 6 आवर को माइनस कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंदन में उस वक्त 1:45 हो रहे होंगे। यस बेटा ईश्वर। फिर डायरेक्ट वहां पर ऊपर क्वेश्चन में तो लिखा तो है कि 11 11 hours 15 minutes है फ्लाइट, तो जाने और आने का सेम ही नहीं होगा टाइम? नहीं बेटा, आपको जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमारा टाइम डिफरेंस चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो टाइम अभी सेम नहीं होता। इसके अलावा सेकंडली जो विंड की डायरेक्शन होती है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है। तो अगर इससे आप मैथ्स फ्लाई का कर, क्या लेना देना? क्या चीज? इससे मैथ्स का क्या लेना देना? तो उसने आपको ये थोड़ी बताया कि सेम टाइम है। अगर वो आपको कहता कि सेम टाइम है तो आप सेम टाइम काउंट करते। अगर वो आपको बता रहे कि भाई ये टाइम है तो उसके अकॉर्डिंगली काम करें आप।
अच्छा। ठीक है, मैं तो आपको रीजन बता रहा था कि ऐसा होता नहीं है। अच्छा नहीं, अब क्या हुआ भाई, आपके पास था 745। 745 का मतलब ये हुआ कि 145 उस वक्त हो रहा होगा लंदन में। ठीक है, तो उस बंदे ने हेनरिक ने 145 के हिसाब से लंदन के हिसाब से फ्लाइट में बैठा वो, और पहुंचा कब, पहुंचा है वो 1340 पर। आपको ये बताना है कि फ्लाइट की ड्यूरेशन कितनी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फ्लाइट रात के 145 पे टेक ऑफ कर गई और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो दोपहर के 140 पर। तो आपको कितना टाइम लगा। अब इसको सुपर इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा 1:45 AM पे डिपार्ट हुई है, और अगर ये 1:45 PM पर पहुंचती, अगर की बात कर रहा हूं, अगर 1:45 PM पे पहुंचती तो हम कहते हैं कि भाई 12 घंटे लग गए। लेकिन हमारे पास पहुंची कब है, हमारे पास पहुंची है 1:40 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे से 5 मिनट पहले। ये हो जाएगा 11 hour 55 minutes। ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आया 78 का बी पार्ट। 78 का बी पार्ट मैं इंटरेस्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, कि जहां पर आपने प्रिंसिपल को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये इंटरेस्ट वाली वीडियो में भी शायद आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ये सॉल्यूशन, लेकिन इसकी वर्किंग के सामने हुई भी है। नूर फातिमा, ये किसका आंसर बताया मुझे नहीं पता, ये बी पार्ट का तो आंसर नहीं है बेटा। ठीक है बेटा ईशल, ये आपका 78 का भी ऑलरेडी सॉल्व है तो। अच्छा, इसके बाद वैसे आप वर्किंग देख लो इसकी। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट आपको दिया हुआ है 681, प्रिंसिपल आपको निकालना है। इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल निकालना है। रेट 4.5 दिया हुआ है, टाइम 3 दिया हुआ है, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसके बाद आपने कहा है 784। 84 का आपने बी पार्ट बोला है मुझे। In 2015, the cost per ticket for the match was 68.25. The cost per match per ticket for the match increased by 4%। मतलब ये जो आपकी प्राइस है ये 4% ज्यादा है। तो इनिशियल प्राइस क्या होगी, तो बेटा न्यू अपॉन ओल्ड अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये आपकी 5% ज्यादा है तो यहाँ पर 105 आ जाएगा, और ओरिजिनल 100 पर होती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद आपने कहा है 85 का बी पार्ट। ये तो मैंने करवाया था लास्ट क्लास में बेटा, आपका ही कोई सवाल था ये। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो मेरे पास, यस बेटा। सर वो गलती से मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना पीछे से, तो इसलिए शायद वो 85 का बी पार्ट भी था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके बेटा, यहां पर ईशल की क्वेरीज हमारी हुई है खत्म। अच्छा देखिए, पूरी क्लास में खाली एक ही बच्चे की क्वेरीज है, बाकियों की क्वेरीज नहीं है। खासतौर पर उन बच्चों से कह रहा हूं जो कि सिर्फ ऑनलाइन में आ रहे हैं, आपकी क्वेरीज क्यों नहीं आती भाई। अच्छा जी, अब जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। नूर, गूगल ना किया करो बेटा, उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप उसको मार्क कर लिया करो, जो आपसे होता रहे वो आप करती रहा करो। सारी क्वेरीज को मार्क कर लिया करो। ओके बेटा, ये हमारा हायर परचेज का लास्ट क्लास का टॉपिक था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। टॉपिक ये सुपर इजी है, तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो आपको ये भी आ जाएगा। पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। बेटा जीसी वाले बच्चे जो हैं उनको ये टॉपिक के पास पेपर्स अपने पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है जीसी में, बट ये आईजीसीएसई में पहले से है। तो अगर आपको इसके पास पेपर्स करने हो तो आईजीसीएसई का कोर्स कोड होता है 0580। आपको ये वाले कोर्स कोड को सर्च करना पड़ेगा और इसमें आपको मिलेंगे इसके सवाल। आपका जो जीसी का कोर्स होता है, मैं आप बता दूं, जीसी का कोर्स होता है 4024। इसमें आपको इसके सवाल नहीं मिलेंगे।
आपको आईजीसीएसई में मिल जाएंगे इसके सवाल, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और हम कहते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है, ठीक है। अच्छा, हमने जब जब ये फॉर्मूला पढ़ा, हमने हमेशा यहाँ पर साइन प्लस ही पढ़ा, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा मिल रहा होता है हमको। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वर्किंग फॉर्मूला सेम रहेगा, पहला चेंज आएगा ये साइन। अब ये साइन हमारे पास हमेशा प्लस नहीं होगा, अब इट कैन बी प्लस एंड इट कैन बी माइनस, प्लस और माइनस। तो क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हम प्लस यूज करेंगे और क्या दिया जाएगा कि हम माइनस यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि यार ये ग्रोथ है या ये इंक्रीज हो रहा है या ये राइज हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कि इंक्रीज को, ग्रोथ को डिफाइन करे, वहां पर हम प्लस यूज करेंगे। और अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा बताए जो कि डिके को, रिड्यूस को, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कि इनको रेफर कर रहा हो, एग्जैक्टली ये वर्ड ना हो, रिड्यूसेस आ जाए, डिके आ जाए, लेस आ जाए, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि इस चीज को पोर्ट्रे कर रहा हो, तो वहां पर नेगेटिव आ जाएगा। बाकी हमारा सारा काम सेम रहेगा। हाँ, अब ये ए और पी, जिसको हम अमाउंट और प्रिंसिपल कहते थे, इसको हम मॉडिफाई कर देते। तो अब हमारा वर्किंग फॉर्मूला क्या आएगा, डिके मीन डिक्रीजेस बेटा। हमारा वर्किंग फॉर्मूला ये बनेगा, ए एफ इज इक्वल्स टू ए आई 1 ± r/100 ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, दैट इज कंप्लीटली फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। अब यहां पर ए एफ क्या है, ए एफ को मैं यहां पर रेफर कर रहा हूं फाइनल वैल्यू से, ए आई को मैं यहां रेफर कर रहा हूं इनिशियल वैल्यू से, और प्लस माइनस की वजह मैंने आपको बता दी है कि अगर डिके होगा तो माइनस आएगा और अगर ग्रोथ होगा तो प्लस आएगा। जब आप ये सब चीजें लिख लो तो एक थम्स अप कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कॉपी कर लिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चार बच्चों के थम्स अप आते हैं भाई, 5 हो गए, 6 7 8 9, ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया, ठीक है बेटा। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल दूंगा, फिर मैंने ऐसी कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया हुआ पास्ट पेपर से, मैं वो करवाऊंगा आपको। लेट सपोज कि मैं कहूं कि मेरी जो एग्जाम्पल है वो एक घर को लेके है, ठीक है ना, एक हाउस है, एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस। लेट सपोज कि एक हाउस है, उसको मैंने आज की तारीख में परचेज किया। तो मान लें कि उसकी जो प्राइस है वो है मेरे पास 20 लाख। ये उस घर की प्राइस है। अब हमें पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस होती है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही होती है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि यार मुझे जो है ना, इसका पर ईयर मुझे जो ग्रोथ मिलेगा, मुझे जो रेट मिलेगा, वो मिल रहा है 6% का। अब मैंने आपसे कहा मुझे ग्रोथ मिल रही है, मुझे इसका ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जाहिर बात है, जब ज्यादा आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, तो फॉर्मूला प्लस का यूज होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर 10 ईयर्स। अगर एक हाउस मैंने आज लिया, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, हर साल उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है 6% से, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारा अब कंटेंट जो है वो पॉजिटिव के साथ चलेगा, ग्रोथ हो रही है। हम ये कहेंगे यार हमें फाइनल वैल्यू नहीं पता, ए एफ इज अननोन, हमें नहीं पता। जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 100,000, 1 + रेट क्या आ रहा है 6/100, और हम बात कर रहे हैं 10 सालों की। इसको आप सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। सेल फोन का कैलकुलेटर यूज मत किया करें, आप वो कैलकुलेटर यूज करें जिसको आपने सीआई में लेके जाना है, ताकि आपको उसको पता हो, फंक्शंस पता हो आपको।
3581695 सही। आपका आंसर आ रहा है 3581695, ऐसा एक आंसर आ रहा है। मतलब 3,58,000 समथिंग का अमाउंट है। तो इतना अमाउंट बढ़ जाएगा उसका, सॉरी 35 लाख। सही। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा भाई आफ्टर 10 ईयर्स। 35 लाख, ठीक है बेटा। ये काम करना होगा। अब यही क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पास्ट पेपर्स में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अब इसके लिए आपको देखो एवरीडे मैथ्स जो हमने पढ़ा है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, न्यू अपॉन ओल्ड हमने पढ़ा है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो हम साथ साथ यहाँ यूज करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और कराता हूँ। ये चीज हमारी इस टॉपिक में बड़ी यूज होती है, बड़े काम की चीज है। बेटा मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आपके पास एक्स का आंसर क्या आएगा? यकीनन आप कहोगे कि 3 आएगा। ये 3 कैसे आ रहा होता है? इस 3 के लिए आप दोनों साइड पे रूट लगाते हो। हम रूट को कहते हैं 1/2, हम इसको कहते हैं पावर 1/2, ये होता है रूट। सही है। लेकिन अगर मैं पावर कुछ डिफरेंट देना शुरू कर दूं आपको, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं y की पावर 4/5 बराबर है 7 के। अब बताओ क्या आंसर आएगा भाई? अब ये सवाल आ गया। अब इस तरह के सवाल हम नॉर्मली कर नहीं रहे होते। हम कर रहे होते हैं बहुत हुआ तो स्क्वायर का सवाल या क्यूब का सवाल है, क्यूब रूट हो जाएगा। अब 4/5 आ गए। लेकिन याद रखें, अगर मुझे 4/5 की पावर को कैंसिल करना है, तो मैं दोनों साइड पर पावर ले लूंगा 5/4, यहां पर भी और यहां पर भी 5/4। इससे फायदा ये होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा y। तो y इक्वल टू 7 to the power 5/4। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि भाई हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग कैसे होगी भाई। अब आपको मेरी स्क्रीन पर कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमें निकाला है 7 की पावर 5/4 की 7। पावर के लिए ये सिंबल आपको नजर आएगा जिसपे एक्स पे ऊपर बॉक्स बना हुआ है। इसको हमने प्रेस किया, ये पावर चली गई, फ्रैक्शन आ गया क्या? 5/4। ये आंसर आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू 11.386, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। जब भी आप काम करेंगे, आप हमेशा डेसिमल के बाद 3 नंबर लेंगे। जब आपको डेसिमल के बाद अगर फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो आप उसको लेके जाएंगे 3 डेसिमल पे। जी बेटा स्माइल। सर ये हमेशा P2 में ही आएगा ना? हाँ बेटा, ये P2 में आएगा। ठीक है बेटा। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिए, समझाया मैंने, आपने किया होगा। अब एक और ट्राई आप करें। यहीं पे एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप देख के हेल्प ले सको। मान लो मैं आपसे कहता हूं t की पावर 9/2 बराबर है 11 के। तो बताओ भाई t का आंसर क्या होगा? करें स्टार्ट। तो मुझे आंसर बता दीजिएगा। 1.703 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे इसको बेटा? अब हम ये करेंगे, दोनों साइड पर पावर अप्लाई की जाएगी 2/9। यहां भी 2/9 और यहां पर भी 2/9। ये 2/9 कैसे आता है? जो भी पावर है उसको आप फ्लिप कर दो, सही है, ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड पर कैंसिल हो जाए। 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, तो ये आ गया टी। 11 की पावर 2/9, 11 पावर फ्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा? 2/9, 1.704। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं दूंगा करने को, वो करिएगा भाई। भाई यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यस बेटा मुस्तफा।
सर मैं ये पूछ रहा था हम ये कर क्यों रहे हैं सर, मैं ये समझ नहीं आ रही। वो तो क्या समझ आ मतलब गया बेटा? करना कैसे। क्यों कर रहे हैं? जी मतलब ये सर। पावर 2/3 क्यों जा रही है, ऐसा सवाल है आपका? जी जी यही सवाल है सर मेरा। बेटा अभी जो ना हम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमारे पास पावर कुछ और सी चलती हैं कि पावर में 21 आ रहा है, पावर में 19 आ रहा है, 17/5 आ रहा है, तो उनको हमें कैसे राउंड अप करना है, कैसे उनको हमें सॉल्व करना है, मैं आपको ये अच्छा। सिखा रहा था। अभी अच्छा है मैंने सर। बताया कि करना कैसे है, अब मैं क्वेश्चन पे कनेक्ट करूंगा उस चीज को। ठीक है सर। बेटा ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके पास पेपर्स में नहीं है, ये आपको अपनी लेक्चर कॉपी में करना है, ठीक है? ये पास पेपर्स में नहीं है। नूर फातिमा, पूरी जो आपकी मैथ्स के जो वर्किंग होती है, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस पे दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको, ये आप सब दिमाग में रखिएगा, अगर फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस पर आपको चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन आपका 3 डेसिमल प्लेस पर होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ईशल का आंसर आ रहा है 24655.715। अब मेरा ख्याल है कि ईशल का आंसर गलत है, क्योंकि ईशल ने क्या गलती करी होगी, ईशल ने यहां पर ये वर्ड नहीं पढ़ा। यहां पर वर्ड लिखा है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब हुआ साइन प्लस का नहीं आएगा, साइन माइनस का आएगा, है ना ईशल? क्योंकि मुझे कैसे पता लगा? ईशल का आंसर आ रहा है 2465, जबकि यहां पर है 23,000, तो बढ़ नहीं सकता। अगर डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल आंसर इससे कम होगा। हाँ, ईमान का आंसर ठीक आया मेरे पास, 21434। ठीक है बेटा, तो आपकी जो वर्किंग होगी वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि डिक्रीज है ना बेटा, तो डिक्रीज की वजह से यहां पर साइन माइनस का आएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताना। अब पहले मैं आपसे इसी टाइप का सवाल कराता हूं। चलो जी, एक और इसी टाइप का सवाल, आसान वाला सवाल है, करें स्टार्ट। बेटा इसका क्वेश्चन इस्माइल सीआई में भी आएगा। इस्माइल क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ें, बल्कि आप सब क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट $100, कीप इन माइंड। यस हमजा, आपका आंसर ठीक आ रहा है। यस, अब आंसर सही आया है ना? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें भाई। फाइनल आंसर इज $7,800। इस्माइल आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, टाइपो एरर हुआ है। क्लियर हुई बेटा बात? तो आसान से टॉपिक है, बस ध्यान रखिएगा, जितना भी आप गलतियां करें, देखिए दो गलती बड़ी कॉमन है। पहली कॉमन मिस्टेक इस सवाल, इस टॉपिक में ये होती है कि यहाँ का साइन गलती कर रहा होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक तो ये है। और सेकेंडली, वो जो कह रहे हैं राउंड ऑफ करना है, वो आप जरूर देख लिया करें उसको। करें स्टार्ट। वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, 26,600। वर्किंग यहाँ चेक कर लीजिएगा बेटा, यही काम किया होगा आप लोगों ने। ठीक है बेटा, स्टार्ट।
सही आ रहा है ईशन? ठीक है मुस्तफा, मैं शेयर कर दूंगा बेटा। अभी तक मैंने आपको 4 सवाल कराए और 4 के 4 सवाल बड़े बेसिक हैं कि आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हो, मुझे आंसर दें। ठीक है बेटा। यहां तक आई सपोज कि आप में से किसी का कोई क्वेरी सवाल नहीं है, तो मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आ रही है। तो अब मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये स्टार्ट करें। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लगेगा और अमाउंट क्या लगेगा? चले जी, म्यूट ना कीजिएगा माइक। ओहो, म्यूट कर दिया। सर आप पहले जी बताएं। ईशल। अच्छा ईशल, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप? सेकंड लाइन जो लिखी है, ओवर अ पीरियड 21 ईयर्स, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। The number of newspapers sold decreases from 1,76,300 आगे मुझे नहीं पता, to ओके 58,000. चलें, Calculate the आप मुझे value ये of X. बताएं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपकी इनिशियल अमाउंट क्या थी, आप क्या कहेंगी? 1,76,300. सही है, और फाइनल अमाउंट 58,000 है, ऐसा ही है। जो मैंने आपको Yes. फॉर्मूला लिखवाया है उसमें मैंने एक लिखवाया इनिशियल, एक मैंने लिखवाया फाइनल। क्या सर हुआ? लेकिन उसमें तो कोई नहीं था, उसमें इनिशियल और क्या? फाइनल तो नहीं था। आप सब बच्चे मुझे यहाँ पर इस बात को करेक्ट करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या उसमें इनिशियल फाइनल नहीं लिखवाया था? तो लिखवाया था, देखा, नूर का आंसर आ गया। ईशल क्या कर रही हैं आप क्लास में कहीं चली तो नहीं गई थी बीच में? बताया, मुझे लग रहा है। देखो नहीं फिर अभी भी सर। कितनी डिस्टर्ब है आप, हटो ना, कौन कह रहा है? ये देखो, ये लिखा हुआ फॉर्मूला सामने, सामने देखो, चीज लिखी है ना। अभी मैंने बताई है, अभी लिखवाई है, फिर आपके पास नहीं है, वो क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई है। चलिए जी, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, करें अब। वर्किंग नहीं हो रही, हाँ, वर्किंग ना हो कोई मतलब नहीं हो, मैं करवा दूंगा अभी बेटा। चलिए, सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। तो पहला स्टेप, अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा आपके साथ, तो आप सब एक्टिव रहिएगा, मेक श्योर कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप ऐसे लिखोगे 58,000 इक्वल्स टू 1,76,3,1,2,3 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर 21। ये है आप लोगों का पहला स्टेप। क्या आप सब ने ये स्टेप कर लिया? ठीक है, इसके आगे नहीं हो रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं ये स्टेप कर लिया, बट ठीक है। अब देखो बेटा, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो आप लिखोगे 58,000 डिवाइडेड बाय 17,63,000, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आप मुझे बता दें। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? .03 आया है, खाली एक बच्चे का आंसर। बाकी लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, ये डिवाइड करना नहीं आ रहा है। 0.0328 ये मेरे पास आंसर आया। सही बेटा, 0.0328 ये आंसर आ गया। इक्वल्स टू 1 + R/100 ये जो स्टेप बोर्ड पे लिखा हुआ है इस वक्त, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब यहां पर पावर 21 खत्म करनी है। ओ सॉरी, हाँ ये माइनस है, ये माइनस है बेटा, ठीक है। पावर 21 आपने खत्म करनी है तो उसके लिए यहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1/21। जो मुस्तफा का सवाल था कि सर जो आप ये बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं, तो भाई ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि अब आपने पावर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये आपकी वर्किंग है। तो अब आप 0.03289 की पावर 1/21 निकालेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब यहां तक जब पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आगे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। किसी को अगर इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछिएगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले सवालों में प्रॉब्लम आएगी आपको। डन। जब आपने ये निकाल लिया उसके बाद खाली इक्वेशन सॉल्विंग है कि -x/100 यहाँ माइनस हो रहा है, मैं यहाँ लेकर आ गया तो प्लस हो गया। 0.849 को मैं वहां ले गया तो माइनस हो गया। इनको माइनस किया, आंसर आया 0.151, 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया। द वैल्यू फॉर आर इज 15.1%। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्वेश्चन कर लो मुझसे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा फिर। ओके, पेन स्टार्ट। सेम वैसे ही सवाल है। वन पॉइंट वन जीरो आंसर आ रहा है। चलिए जी, ईशल का आंसर आया, बाकी लोग बताइए। 9% आ रहा है मरियम का आंसर, लेट्स सी। दो बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग ट्राई करें बेटा।
9% आ रहा है मुझसे भगा आंसर। चले, आंसर आ रहा है 9%। वर्किंग आपके सामने है। टीचर आपका आंसर गलत क्यों आ रहा था बेटा? आपने मेरा ख्याल है 1.10 को आगे सॉल्व नहीं किया। यस बेटा स्माइल। सर वैसे 8.99 आया, लेकिन मैंने आपसे पूछना था, आपने थर्ड स्टेप में 1.09 था। वैसे तो इसका आंसर 1.80899 था, आपने इसको राउंड ऑफ किया है ना? 1.089 था इसका आंसर। हाँ, मेरे पास ये आ रहा था। चलो अभी देख लेता हूँ, अभी जरा एक मिनट। ये है मेरे पास 2.8127 पावर 1/। 1.09 आ रहा है स्माइल मेरे पास एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, दो टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। पहला टाइप था सिंपल, वैल्यू प्लेस करिए, आपने आंसर निकाला। सेकंड टाइप में मैंने पावर में जो आप सॉल्व करोगे 1/12 आ रहा है, ये हो गया सेकंड टाइप। अब मैं आपको कराता हूं उसका थर्ड टाइप। अब ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन पढ़े आप। और इस क्वेश्चन में आपके एंड से एक सवाल आना चाहिए, तो मैं वेट करता हूं कि पहला सवाल कौन पूछता है। यस बेटा। सर इसमें तो ये इनिशियल और फाइनल दोनों नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यही सवाल नूर ने पूछा, यही सवाल आपने पूछा, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। अब जिन्होंने सवाल पूछा है, अगर आपने नहीं भी पूछा, सवाल बड़ा वैलिड है। क्या आपको उसने कहा है कि आपको फाइंड करना है कि न्यू वैल्यू क्या थी या इनिशियल वैल्यू क्या थी? नहीं, उसने आपको कहा कि भाई आपने बताना है परसेंटेज इंक्रीज। हमने एवरीडे मैथ्स में परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला पढ़ा होता है। क्या होता है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू निकालने को बोला ही नहीं है। तो कहा भाई परसेंटेज चेंज बताओ। अब हम क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू, उसको हमने एक्स कर दिया, और हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू। फाइनल को हम कह रहे हैं भाई, फाइनल हमारे पास है वाई। अब फॉर्मूला अप्लाई किया, y इक्वल्स टू x 1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 100 पावर 20। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताइए कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। बताएं सॉल्व करके आंसर। 1.6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 पावर 20। यस बेटा, पावर 20 करके 1.37। तो y आ जाएगा 1.37 ऑफ x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अब आपको चाहिए होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? न्यू वैल्यू 1.373 x माइनस इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास? x डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय 100। ये बना आपका वर्किंग फॉर्मूला। डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये बना आपका फॉर्मूला। सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द परसेंटेज इंक्रीज। समझ आया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? यस बेटा ईशल। फिर आपने माइनस कैसे किया? ये तो कट नहीं हो सकता ना ऊपर नीचे। मैंने कट, देखो पहले माइनस किया। इस तरह मैं आपसे कहूं ईशल, 5x माइनस 2x का आंसर क्या होगा बताइए? 3x। तो हो गया ना माइनस। इसी तरह 1.374x माइनस 1x।
नहीं सर, मैं ऊपर नीचे कटिंग की बात कर रही हूँ। नहीं, वो पहले तो प्लस बेटा माइनस हो माइनस रहा है किया तो ना, कटिंग। पहले माइनस किया ना बेटा। अच्छा, इस तरह हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास लिखा हो ईशल, आपके पास लिखा है 2a/a, इसका आंसर क्या 2 नहीं हो सकता? अम हाँ, हो सकता है। तो बस यही तो कटिंग हो रही है यहाँ पर भी। अच्छा सर, ठीक है।